हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ तो मिसलेनियस का मॉक टेस्ट आज पहला ही है। चूँकि आपका टीआरई 4 के लिए नए तरीके से फिर से सेशन शुरू किया गया है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग इस चैनल से जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यही आपसे पूछा गया है प्रश्न कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और ये हाल ही फिलहाल टीआरई 3.0 का री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है, जबकि हम ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से करवा चुके हैं बहुत बार। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। जब पूछ रहा है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो क्या हो जाएगी? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात कर ले तो कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में। और इसकी अगर ऊंचाई पूछ दे कि कितनी है तो 8850 मीटर एग्जैक्ट इसकी क्या है? ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट को ही क्या सागर माथा का नाम भी दिया गया है। सागर माथा किसे कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। वही बात कर ले ऑप्शन बी में है केटू। केटू यानी कि इसको क्या कहा जाता है? काराकोरम पर्वत भी कह सकते हैं। काराकोरम कहिए या फिर केटू कहिए या फिर क्या गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। और ये क्या? तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी। किसका? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और यही सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 3 में इस बार पूछा गया है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की जब बात करेगी तब क्या हो जाएगा? केटू हो जाएगा, यानी कि काराकोरम या गॉडविन ऑस्टिन। वही बात कर ले अगर क्या दोदा बेटा, तो दोदा बेटा से क्या पूछ लिया जाता है? तो दोदा बेटा क्या नीलगिरी पर्वत का अगर आपसे पूछ दे कि नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी, पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी, तब क्या हो जाएगा? दोदा बेटा। वही अन्नामुड़ी की बात करें तो ये तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार बता दें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? अन्नामुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। चलिए इसका चारों ऑप्शन से संबंधित प्रश्न जान गए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये प्रश्न भी देखिए टीआरई 3 का री एग्जाम में ही पूछा हुआ प्रश्न है। ये करेंट अफेयर का आपका प्रश्न बन जाता है कि क्या कहता है? नेपाल सरकार द्वारा, चूंकि हाल ही का बात है, किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ऐसे तो जानते हैं कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। अगर सिर्फ पूछे कि नेपाल की राजधानी कहाँ है तब तो काठमांडू। वही काठमांडू जो क्या है? सार्क का भी मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय भी कहाँ हो जाता है? यही हो जाता है काठमांडू में ही। वही नेपाल की अगर मुद्रा पूछ दे आपसे तो नेपाली मुद्रा हो जाएगा, नेपाली मुद्रा। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है कि किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी, यानी कि जब नेपाल की पर्यटन राजधानी पूछेगा तब क्या हो गया है? पोखरा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं कि तीसरे प्रश्न में क्या है हमारा। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? भारतीय नगर और उनसे जुड़े उद्योग का मिलान करें। यानी कि कौन सा भारतीय नगर किस उद्योग से जुड़ा हुआ है, यही आपको मिलान करना है। और ये सब ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आगे भी किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे ही। तो इसको जरूर स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखते हैं तीसरे में क्या है। पहला ए में है डिगबोई। डिगबोई यानी डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। और ये किस उद्योग से क्या है? संबंधित है?
तो ये आपका है पेट्रोलियम यानी कि तेल शोधक कारखाना से कौन संबंधित है, तो असम का डिगबोई। वही खेतड़ी की बात कर ले तो खेतड़ी कहाँ, तो राजस्थान में, और ये किस उद्योग से संबंधित है, तो तांबा उद्योग से। खेतड़ी से कुछ याद आ रहा होगा आप लोग कि खेतड़ी का राजा ही था जो किनको, स्वामी विवेकानंद को उपाधि प्रदान किया था। ठीक, तो ये पूछा भी जाता है कि किसने उपाधि प्रदान किया था, तो खेतड़ी के राजा ने। वही बात कर ले अलीगढ़ जो कि यूपी में, और ये किस उद्योग से संबंधित है, तो ताला से। किससे हो जाएगा संबंधित, तो ताला से हो जाएगा। बात करेंगे कटनी जो कि एमपी में पड़ता, और ये किस उद्योग से संबंधित हो जाएगा, तो सीमेंट उद्योग से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको सही से लिख देते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ए का क्या हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। चूंकि आज मिसलेनियस का मॉक टेस्ट है तो आपको मिसलेनियस में सारे विषय के प्रश्न मिलेंगे। बाकी तो आपको हर विषय का मॉक टेस्ट कराया ही जा रहा है, वो भी फुल डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं 4 में क्या है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था। यहाँ आपसे ईस्वी पूछा जा रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले क्या प्रश्न बनता है वो भी जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता कौन है, तब कौन करता है, राष्ट्रपति। ये हो गया इससे एक पॉइंट कि राष्ट्रपति ही हैं जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हैं। और जब बात आती है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का ईस्वी का, तो क्या हो जाएगा 1953 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही एक अगर आपसे पूछ ले कि मंडल आयोग किससे संबंधित है, कौन सा आयोग, तो मंडल आयोग। तो मंडल आयोग जो है किससे संबंधित है, तो पिछड़ी जाति से ही संबंधित है, यानी कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित है कौन, तो मंडल आयोग। ये प्रश्न भी बनता है। ठीक, और मंडल कमीशन ने पिछड़ा वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो बस इसको ध्यान में सुन के रख लीजिएगा 27%। ठीक, वही देखिए यहाँ जब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पूछा गया तब तो हो गया 1953, लेकिन क्वेश्चन कब चेंज होगा इसका आंसर, जब अगर आपसे पूछ दे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन क्या स्थापना कब हुआ था, तब क्या हो जाएगा, ये भी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। तब हो जाएगा आपका 1993 ईस्वी में। चूंकि ऑप्शन ए में देखिए आपको 1993 भी दिया हुआ है तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करा दिया गया। और पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत मतलब पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 340 के तहत। अनुच्छेद 340 के तहत क्या हुआ था, पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। बाकी जान ही गए कि गठनकर्ता कौन है, तो राष्ट्रपति। तो ये सब पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट थे जो कि आपको बताया गया। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। तो 5वां प्रश्न देखिए आ गया, उत्पादन का सबसे गतिशील कार्य क्या है। ये आपसे पूछा गया है कि उत्पादन का सबसे गतिशील कार्य क्या है। तो पहले तो जानते हैं कि उत्पादन के 4 कारक पूछ लिए जाते हैं कि उत्पादन के कितने कारक, तो उत्पादन के 4 कारक। अब वो 4 कारक कौन कौन, तो वो 4 कारक कौन कौन हो जाते हैं, भूमि हो जाता है, श्रम हो जाता है, पूंजी हो जाता है, और कौन सा, संगठन। क्या हो जाता है, संगठन। ये चारों उत्पादन के क्या है, कारक हैं, जो कि आपको ऑलरेडी ऑप्शन में दिया हुआ है चारों के चारों। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्पादन का सबसे गतिशील कार्य कौन सा है। तो जो सबसे गतिशील कार्य होता है वो होता है पूंजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। लेकिन वही अगर आपसे पूछ दे तो उत्पादन का सबसे सक्रिय साधन क्या होगा, क्या पूछ दे
कि उत्पादन का सबसे सक्रिय साधन, सबसे सक्रिय साधन, तब क्या हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है हमारा। वही बात अगर कर ले और क्या, उत्पादन का सबसे गतिशील कार्य जान गए कि पूंजी होता है, और उत्पादन का सबसे सक्रिय साधन क्या होता है, श्रम होता है। और उत्पादन के साधन कहे या फिर कारक कहे तो क्या हो जाएगा, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ठीक, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। अगर आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि पूंजी का पुरस्कार क्या है, पूंजी का पुरस्कार, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चूंकि ये मिसलेनियस का सेशन है तो सारे विषय का प्रश्न आपको इसमें दिया जाता है। तो पूंजी का पुरस्कार क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन करते चलना है साथ ही साथ, ताकि आपके पास भी अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन का नोट्स तैयार हो जाए और आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न क्या है हमारा, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है। तो अब ये किससे संबंधित प्रश्न आ गया, ये सब औद्योगिक उपनाम से संबंधित प्रश्न आ गया। किससे, औद्योगिक उपनाम से, जो कि भारत का डेट्रॉइट, यहाँ से आपसे पूछ लिया गया है कि किसको कहा जाता है। तो जो भारत का डेट्रॉइट है वो कहा जाता है पीथामपुर को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें अगर आपसे पूछ ले पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ, आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलते रहेगा। तो पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो ये गुजरात को कहा जाता है। वही भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर किसका औद्योगिक उपनाम है या फिर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को। तो जब बात रहे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तब हो जाएगा कोयम्बटूर। तो यहाँ पे कितना जाने, चारों ऑप्शन के बारे में जाने। हाँ, अगर उत्तर भारत का पूछ ले तो इसको क्यों छोड़िए। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ दे तो किसको कहा जाता है, कानपुर को। तो ये हो गया औद्योगिक उपनाम जो कि हम लोग जाने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो कि है हमारा 7वां नंबर। किस विदेश यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या गया कि ये चीज नहीं है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था मेगास्थनीज ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। और ये सेंटेंस भी ध्यान रखना है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। और क्या, एक किसका किताब है जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका, इंडिका पुस्तक। ये इस पुस्तक को ध्यान में रखिएगा। और क्या जान सकते हैं, पूछता यह जाता है कि मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था। यानी कि जो ये इंडिका पुस्तक था, इसमें मेगास्थनीज द्वारा समाज को कितने भागों में बांटा गया था, तो समाज को 7 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, तो 7 भागों में, 7 भागों में बांटा गया था। ठीक, तो आप लोग जरूर इसको लिखते जाइएगा। आप ही लोग के लिए हम लिखते भी हैं, बोलते भी हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आप अच्छे से लिख लें, नोट्स तैयार हो जाए आपका। वही पूछे मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो जो मेगास्थनीज था ये किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। तो इसी का राजदूत था कौन, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनीज। प्रश्न ऐसे हो सकता है आपसे पूछते कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, तो किसका, तो सेल्यूकस निकेटर का। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा छोटा छोटा पॉइंट को। और क्या कहता है, इंडिका पुस्तक में ही इसने क्या किया था, एक चीज और, पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पालीब्रोथा, पालीब्रोथा, पालीब्रोथा कहा था। ठीक, तो यहाँ पर क्या कितने सारे पॉइंट जान गए। सबसे पहले तो ये क्या कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। हाँ, एक चीज और, इसका एक कथन और एक्स्ट्रा में ध्यान रख सकते हैं। ये तो भारत में दास प्रथा नहीं है, एक कथन और क्या था इसका कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। हो सकता है कि आप पढ़ के जाइए ये वाला कथन और एग्जाम में पूछ दे आपसे ये वाला कथन, तो दोनों कथन क्यों न ध्यान में रख लिया जाए कि मेगास्थनीज का दो कथन कौन कौन सा था। तो एक तो हो गया कि भारत में दास प्रथा नहीं है, दूसरा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। और ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। और इंडिका पुस्तक लिखा था जिसमें इसने समाज को 7 भागों में बांटा था। और पाटलिपुत्रा को क्या किया था? पालीबोर्था कह के संज्ञा दिया था। ठीक, तो ये सब प्रश्न को आपको ध्यान में रखना होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है? पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ? यानी कि अब आ गया दक्षिण भारत का राजवंश से संबंधित प्रश्न। जो भी डिटेल में पढ़े होंगे बेसिक रूप से चैप्टर वाइज, उनको तो पता चल जाता होगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो भी ये नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। और हाँ, हम आपको टॉपिक वाइज भी हर संडे स्पेशल में सारे विषय का बारी बारी से करवा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ भी पढ़ा कीजिए उस सारे टॉपिक वाइज को, तभी आपका और भी अच्छे नंबर से क्या होगा, चूकिएगा नहीं, अच्छा नंबर आएगा। तो पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ था, यही आपसे पूछा गया। तो ये किसके काल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है हमारा दिया हुआ। ठीक, वही बात कर ले कि पल्लव वंश का संस्थापक पूछ दे, पल्लव वंश का संस्थापक, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पल्लव वंश का संस्थापक की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा? सिंह विष्णु। वही बात कर ले कि और क्या पूछ सकता है? हाँ, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ दे कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब भी सिंह विष्णु ही होगा। किसी किसी में होता है ना कि वास्तविक या सिर्फ संस्थापक में दिक्कत होता है, तो नहीं, यहाँ दोनों पूछेगा तो दोनों में क्या हो जाएगा? सिंह विष्णु। अगर पूछ दे कि पल्लव वंश की राजधानी, पल्लव वंश की क्या राजधानी, तो राजधानी कहाँ? कांची, कांची जो कि तमिलनाडु में। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या हो जाएगी? कांची। ठीक, और क्या, हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ध्यान में आया कि पल्लवों का एकाश्वमीय रथ कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? तो महाबलीपुरम में। बार बार आपको बोलते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ही आपको बताया जाता है और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन ही लाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग सीरियस होकर एकदम अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका ये सेशन हेल्पफुल होने वाला है। ये नहीं कि सिर्फ बीपीएससी टीचर के लिए, आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको है, चाहे आप बिहार दरोगा दे लीजिए, एसएससी दे दीजिए, रेलवे दे दीजिए, जीके जीएस तो सबका सेम रहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। 9 में क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट किसका रासायनिक नाम है? यानी कि साधारण नाम आपको ऑप्शन में दिया हुआ है और रासायनिक नाम आपका प्रश्न में दिया हुआ है, तो आपको आंसर साधारण नाम बताना है कि किसका है रासायनिक नाम। तो यहाँ क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका हो जाता है रासायनिक नाम और सूत्र क्या हो गया? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन यही इसका साधारण नाम क्या है? तो लाल दवा। तो लाल दवा का ही रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट।
उसी तरह सुहागा का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ दे कि सुहागा का रासायनिक नाम क्या होगा, सुहागा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो बोरेक्स। क्या हो जाएगा, बोरेक्स। चूना पत्थर का, ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है चूना पत्थर का, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो CaCO3, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। वही आ गया सोरा, तो सोरा का क्या होता है रासायनिक नाम, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, जिसका KNO3, ये हो जाएगा आपका सोरा का रासायनिक नाम। चलिए अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। लहसुन में गंध किसके कारण होता है, तो लहसुन में गंध किसके कारण होता है, ये होता है डाई एलाइल सल्फाइड के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, डाई एलाइल सल्फाइड। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो एक और ध्यान ऐसे रह सकता है एलाइसिन, सिर्फ एलाइसिन, तब भी क्या हो जाएगा, लहसुन में गंध किसके कारण, एलाइसिन या फिर डाई एलाइल सल्फाइड के कारण। उसी तरह मूली में तीखापन का कारण क्या है, तो आइसोसाइनेट, मूली में तीखापन, तो मूली में तीखापन किसके कारण, आइसोसाइनेट के कारण। कैप्सेसिन, ये किसमें, तो मिर्च, मिर्च में तीखापन किसके कारण, तो कैप्सेसिन के कारण। और ये किसका होता है, मेमिड्रोक्साइड, मेमिड्रोसाइड के कारण क्या होता है, करेला बहुत लोग को पसंद नहीं होता है, क्यों, क्योंकि करेला कड़वा होता है, तो करेले में कड़वाहट, ज़्यादा कड़वा बोलिएगा तो लोग कहेंगे करेला खा के बोल रहा है क्या, तो करेले में कड़वाहट किसके कारण, मेमिड्रोक्साइड के कारण। ठीक, अगर आपसे पूछ दे कि आलू का हरा रंग किसके कारण, हरा रंग, हरा रंग का होता नहीं है, लेकिन देखिएगा कोई कोई आलू खराब रहेगा तो अंदर से हरा हरा निकलता है ना, तो वो किसके कारण, सोलेनिन के कारण, सोलेनिन के कारण। ठीक, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वैसा का ही बताया जाता है। एक गाजर में नारंगी रंग किसके कारण, तो उस कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण क्या होता है, गाजर में नारंगी रंग होता है। ठीक, बाकी तो टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण आपको बहुत बार बता चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 10 प्रश्न हो गए हैं समाप्त। अब बढ़ते हैं इसी तरह सॉल्यूशन करते हुए कहाँ, 11वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में तथा आदर्शों की झलक किसमें मिलती है, तो ये किसमें मिल जाएगी, प्रस्तावना में, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि प्रस्तावना। जो अच्छा, और पूछता क्या है कि इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, एक बार, एक बार हुआ है क्या, संशोधन। और क्या पूछ लिया जाता है, और क्या प्रस्तावना में जान सकते हैं, क्या क्या पूछता है। हाँ, जो प्रथम संशोधन पूछ दिया कि कब किया गया, प्रथम संविधान, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया, ये भी पूछ सकता है, तो 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976 के तहत हुआ, ये वाला ध्यान रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है, तब क्या हो जाएगा, संविधान को लागू करने की विधि, संविधान लागू करने की विधि है, जो प्रस्तावना में क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है। ये सब ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग इग्नोर करते हैं, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, बाकी तो हाँ, अगर पूछ दे कि संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया प्रस्तावना में, तो ये भी किसके द्वारा, 42वां संशोधन के द्वारा। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द क्या पूछ लिया जाता है, कैसे मतलब लिखें इसको आप लोग के लिए कि आसानी हो,
कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में देश का नाम क्या लिखित है या उल्लेखित है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो भारत और इंडिया, ठीक। तो ये सब पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, और भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग। ये सब तो आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से शुरू होता है। तो हम भारत के लोग। ये थे 11 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 12 नंबर पे। 12 में देखते हैं कि क्या है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, यानी कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। बिहार का प्रश्न आ गया अब। तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर यह होता है? 60% क्षेत्र पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और क्या कहता है यहाँ पे, एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का क्या लिख सकते हैं? हाँ, लिखिए ऐसे करके। सोच रहे हैं आप लोग को शॉर्ट में लिखवा दें ताकि आपको याद भी अच्छे से हो जाए कि जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या का राज्य की जनसंख्या का 89% भाग क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, लेकिन उसमें लगभग क्या 80% जनसंख्या क्या करता है? कृषि पर आधारित रहता है, यानी कि कह सकते हैं कि उसका जीवन शैली कृषि पर आधारित होता है 80%, ठीक। और ऐसे तो बिहार में क्या कहता है 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, लेकिन कृषि कार्य है जो 52.42 लाख हेक्टेयर ही है। तो ये सब पॉइंट उतना लिखना जरूरी नहीं है, बस जानकारी के लिए सुन लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे और देखते हैं कि 13 में क्या है हमारा। तो 13 में है, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो यहाँ चूना पत्थर का पूछा गया है और ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऐसे तो चूना पत्थर कैमूर जिला में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि पाइराइट भी है साथ ही साथ, और सबसे विशाल भंडार जो कि रोहतास में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कुल भंडार मतलब कितना है यहाँ? 210.85 मिलियन टन तक आका गया है, सोच लीजिए। तो उसी से पता चलता है कि पाइराइट और चूना पत्थर का सबसे विशाल भंडार किस जिला में है? तो रोहतास में, ठीक। और ऐसे करके पॉइंट वन कर लिख सकते हैं कि रोहतास जिले में चूना पत्थर मुख्य रूप से सोन घाटी के पश्चिम, हो सके स्टेटमेंट के रूप में ऐसा क्वेश्चन दे दे, इसीलिए आप लोग को लंबा लंबा पॉइंट भी हम लिखवा देते हैं। सोन घाटी के पश्चिम में तथा कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है। कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है क्या? तो चूना पत्थर, ठीक। और रोहतास जिले का क्या कौन सा हो जाएगा? रोहतास जिला में तो ये हो ही गया चूना पत्थर। और अमझोर, रोहतास जिला का जो अमझौर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये नाम याद रखिएगा कौन सा? तो अमझौर, इसलिए बता दिया गया है आपको।
चलिए, और रोहतास में ही सर्वाधिक पाइराइट का क्या होता है, उत्पादन भी होता है, इसलिए यहाँ क्या है, विशाल भंडार भी है इसका। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। हाँ, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग लाइक कमेंट भी जम के किया कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो और हमको उसमें क्या अच्छा करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए। आपको सारे विषय का मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, जब ज़रूरत रहेगा मैराथन भी आपको करवाया जाएगा, प्लस आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बाकी आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन देना मेरा काम है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि हमारा क्या है देख लेते हैं। बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है। देखिए, धान रोपाने का टाइम तो अभी चल ही रहा है, मानसून की कमी थी, अब तो मानसून भी आ गया है, तो धान रोपाई शुरू हो चुका है। जून जुलाई में ही धान रोपाई का काम शुरू हो जाता है। तो बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो ये गाया जाता है कौन सा, चोचर गीत। और बात जब आ गया है गीत का, तो आपको हम बिहार स्पेशल का टॉपिक वाइज पढ़ा चुके हैं, क्या लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, उसमें आपको हम पूरा बिहार का जो मेन है सब कुछ बताए हैं। तो आपको बार बार इसीलिए बोलते हैं कि टॉपिक वाइज सेशन भी किया कीजिए। तो कौन सा गीत धान रोपते समय गाया जाता है, तो चोचर गीत। बिहार में अलग अलग अवसर पर अलग अलग तरह का लोकगीत गाया जाता है। यहाँ धान का पूछा गया, वही अगर ऋतु से संबंधित गीत की बात कर ले, ऋतु धान रोपते टाइम हो ही गया, तो जैसे कि फगुआ हो जाता है, चैता हो जाता है, और क्या कजली, और याद रख सकते हैं हिंडोला, हो सकता है ये आप नाम नहीं सुने हो, हिंडोला, बारह मासा, ये सब क्या है, गीत है, जो कि किसी न किसी अवसर पर, ये ऋतु के अवसर मतलब ऋतु से संबंधित गीत है बिहार का। बिहार में जो ऋतु है उससे संबंधित गीत ये सब हो जाएगा। वही बात कर ले कि बिहार का पर्व में क्या क्या हो जाता है, तो जैसे दीपावली हो गया, तीज हो गया, जितिया हो गया। जो बिहारी होंगे उनको तो एकदम बहुत अच्छे से पता होगा ये सब पर्व के बारे में। तो जितिया हो गया, रामनवमी हो गया, ये सब बिहार के मुख्य पर्व में से आ जाते हैं। हमारा छठ पूजा हो गया, तो ये सब। और बिहार में क्या कहता है, रोजगार से संबंधित गीत भी गाया जाता है, जैसे यहाँ धान रोपने टाइम गाया जाता है, फिर क्या बोलता है, जाता पिसाई के टाइम भी गाया जाता है। तो ये सब ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, छोटा छोटा पॉइंट को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 में क्या है। 15 में आ गया आपका जनजाति और जिला का मिलान करने का, यानी कि ये जनजाति किस जिला में बिलोंग करती है, यही आपसे पूछा गया है। तो कोटा नहीं, कोटा की जगह कोरा कर लीजिए। कौन जनजाति, कोरा जनजाति, जो कि कटिहार में, कटिहार जिला से संबंधित है। वही उराव जाति की बात कर ले, तो उराव जाति किस जिला से, तो चंपारण से। किससे, तो चंपारण से। मुंडा जनजाति की बात कर ले, तो मुंडा जनजाति कहाँ से हो जाएगा, रोहतास से, जो कि सामने ही दिया हुआ है। तो चेरो कहाँ से हो जाएगा, तो गया से। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 4। तो ये जनजाति था और इसको क्या करना था, आपका जिला से मिलान करना था। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये देखिए हर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, बार बार रिपीट होते रहता है किसी न किसी रूप में। इंग्लिश खान, जहाँ आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक रहेगा वहाँ हम आपको सुधार देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश खान की उपाधि जो मिला था, ये किसको, विलियम हॉकिंस को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कौन दिया था ये पूछ लिया जाता है, या किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर। और जहांगीर ने ही इसको क्या किया था, इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। और ये, और क्या पूछा जाता है, हाँ, एक कैप्टन हॉकिंस भी आया था इसके दरबार में। 2 का नाम याद रखिएगा, एक कैप्टन हॉकिंस और एक क्या हो गया, कैप्टन हॉकिंस हो गया, जो कि क्या था, मुगल दरबार आगरा में आया था। और किसका दूत था, तो जेम्स प्रथम का दूत था, जेम्स
प्रथम का दूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक, और क्या जान सकते हैं इसमें? ऐसे तो खान का तो इसको उपाधि मिला ही, इंग्लिश खान का, विलियम हॉकिंस कहिए, कैप्टन हॉकिंस कहिए, इसको फिर फिरंगी खान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फिरंगी खान। फिरंगी था तो फिरंगी खान का नाम भी मिल गया था, तो फिरंगी खान भी कहा जाता है। और क्या जान सकते हैं? और एक नाम याद रखिएगा, टॉमस रो। कौन रो? टॉमस रो, जो कि किसके दरबार में आया था? टॉमस रो भी आया था जहांगीर के दरबार में, और एक आया था विलियम हॉकिंस। तो इसलिए ये दोनों का ही बार बार पूछा जाता है। और जहांगीर तो हॉकिंस को खान का उपाधि दिया ही था, 400 का मनसब भी दिया था। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की ओर, देखते हैं ये क्या आ गया। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? आपको बोले थे ना इसमें आपके सारे विषय का, तो आप देख रहे होंगे कि साइंस का भी मिल रहा है, बिहार स्पेशल भी मिल रहा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। अब देखिए ये आपका करंट का क्वेश्चन आ गया, तो जानते हैं करंट के क्वेश्चन में इसमें क्या है। सैन्य अभ्यास दिया गया है और भाग लेने वाला देश, लेकिन आपसे पूछा गया है कि सही सुमेलित है, यानी कि जाहिर सी बात है इसमें आपसे कौन सही है वो पूछा गया, तो 3 तो गलत होंगे, तो सही खोजना पड़ेगा। तो पहला क्या है? वज्र परिहार। वज्र प्रहार, तो भारत और फ्रांस दिया हुआ है, तो भारत वज्र प्रहार है, तो यही देखिए ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। वज्र प्रहार जो होता है वो किसके किसके बीच होता है? तो वज्र प्रहार जो होता है भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक, वही बात कर ले गरुड़ शक्ति। देखिए टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो जाता है, पर आप लोग को हम बोल देंगे, सुधार लीजिएगा। गरुड़ शक्ति तो भारत और इंडोनेशिया, तो ये ही सही है, गरुड़ शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। बात कर ले मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति हो जाता है भारत और श्रीलंका के बीच, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, भारत और श्रीलंका। और यहाँ देखिए क्या है, तो मित्र शक्ति भारत और नेपाल दिया था, इसलिए ये सही नहीं होगा। वही संप्रीति की बात करें तो ये भी भारत और श्रीलंका नहीं होगा, चूंकि मित्र शक्ति का होता है भारत और श्रीलंका। तो संप्रीति किसका किसका बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, कौन सी अस्थि पक्षपाद का हिस्सा नहीं है? फिर आपसे पूछा गया है कि नहीं है, तो नहीं है तो पहले जानते हैं कौन कौन सा है। तो टार्सल है, टार्सल है, फ्लैंजेज है, पटेला है, लेकिन स्केलपुला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो पक्षपाद नहीं पश्चपाद होता है, सही पश्चपाद। और पश्चपाद में कितना अस्थि पाया जाता है? तो 6 प्रकार का अस्थि पाया जाता है, 6 प्रकार का अस्थि पाया जाता है। तो हो सके पूछ दे कि पश्चपाद में कितने प्रकार की अस्थि पाई जाती है, तो 6 प्रकार के, जिसमें एक टार्सल हो गया, यानी जिसको टखना भी कहते हैं। ठीक, वही फैलेंजज हो गया, जिसको अंगुलियां कहते हैं, अंगुलियां, फैलेंजज। पटेला किसका हो गया? तो पटेला घुटना। और स्कैपुला तो नहीं ही है। एक होता है, कितना 3 तो जान गए, 3 और कौन कौन सा? मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल जो कि तलवा का। और एक कौन बच गया? टिबियो फिबुला, टिबियो फिबुला, जो कि टिबियो फिबुला पिंडली। ठीक, और एक स्टर्म, और नहीं, पटेला हो ही गया। हाँ, एक फीमर हुआ, फीमर जो कि जांग। ठीक, तो यही 6 प्रकार की अस्थि है जो पश्चपाद का हिस्सा है, 6 प्रकार का अस्थि पश्चपाद में पाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में देखते हैं क्या है। इनमें से प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को क्या किया था? संगठित किया था। तो प्रथम नेता थे NM लोखंडे, ऑप्शन नंबर ए, जो कि
तो ये और क्या कहता है कि भारत की पहली ट्रेड यूनियन, ऐसे करके भी दे सकता है क्वेश्चन कि भारत की पहली ट्रेड यूनियन संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएंगे NM लोखंडे जी, यही थे बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन का। वही बात करें अगर आपसे पूछ दे कि ऑल इंडिया, क्या पूछ दे, क्वेश्चन कब चेंज हो जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके अध्यक्ष किसके, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात कर ले, पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा भी जाता है, तो कौन हो जाएगा, लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, और इसकी स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, तो डेट भी इसका ध्यान में रख लीजिएगा। और इसका जो हुआ था पहला ट्रेड यूनियन संस्थापक जो कि 1890 में। चलिए अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर, और 20वां प्रश्न है आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, तो इसको जान लेते हैं। और इसी तरह का आपको हर मॉक टेस्ट में 20 प्रश्नों का कलेक्शन लाया जाता है, लेकिन फुल डिटेल में सॉल्यूशन कराया जाता है। तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, यहाँ पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा के रूप में कौन जाना जाता है, तो अमेजन वर्षा वन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अमेजन वर्षा वन क्या होता है, अमेजन वन के भी नाम से जाना जाता है। और अमेजन बेसिन कहाँ, तो ब्राजील क्षेत्र में, अमेजन बेसिन कहाँ है, तो ब्राजील क्षेत्र में है, ब्राजील क्षेत्र में। आपको पता है अमेजन वर्षा वन है जो अत्यंत क्या है, सघन वन है। और क्या, इसको पृथ्वी के ग्रह फेफड़ा के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका वनस्पति लगातार क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर कर ऑक्सीजन मुक्त करते रहता है। ठीक, और पृथ्वी का लगभग 20% से अधिक, कितना, 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वनों वर्षा द्वारा क्या होता है, उत्पादित होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर रख सकते हैं कि पृथ्वी की लगभग 20%, ऐसे आप लोग नहीं समझिएगा कि 20% है क्या, तो पृथ्वी का लगभग कितना, तो 20% क्या करता है, 20% से अधिक ऑक्सीजन है जो क्या करता है, अमेजन वर्षा वन द्वारा क्या होता है, उत्पादित होता है। आप लोग सुन के इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये चौड़ी पत्ती वाला नमी युक्त वन होता है जो कि दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के भूभाग पर फैला हुआ है। ये सब आपको जानकारी के लिए बोल दे रहे हैं, बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और विषय का मॉक टेस्ट लेके। तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।